लो दोस्तों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि हम सब सी टेट पेपर 2 एसएसटी के लिए 6 से 8 तक के एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं। और जैसे कि आप सबको पता है कि हम सब जो भी चैप्टर पढ़ते हैं उस चैप्टर से संबंधित जितना भी पीवाईक्यू रहता है उस पीवाईक्यू को हम सब करके तब जाकर अगले चैप्टर को पढ़ते हैं। तो जैसे कि आप सब इस पीडीएफ में देख सकते हैं। तो जैसे कि आज हम सब क्लास 8 की जो क्लास 8 का जो हिस्ट्री है उसका ये 7वां चैप्टर है। तो इसके पहले हम सब 6 चैप्टर पढ़ चुके हैं। इसके बाद एक चैप्टर और है, बस उसके बाद हमारा क्लास 8 का जो एनसीईआरटी है अर्थात जो हिस्ट्री एनसीईआरटी है वह ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करना। तो चलिए देखिए, आज का टॉपिक है कि महिलाएं जाति एवं सुधार। महिलाएं जाति एवं सुधार। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इसके पहला वाला वीडियो या तो जो कक्षा 8 का जो हिस्ट्री है उसका एकदम सीरियल वाइज अगर देखना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। और देखिए दोस्तों, अगर आप प्लेलिस्ट पे जाकर इसके पहले वाले वीडियो को देख कर आएंगे तो ये वाला जो चैप्टर रहेगा वो अच्छा से समझ में आएगा, क्योंकि जो 8 की जो एनसीईआरटी हिस्ट्री है वह चैप्टर एक दूसरे से रिलेट कर रही है। अर्थात अगर आप बीच में ही आ जाएंगे किसी दूसरे तीसरे चैप्टर में तो आपको कम से कम 50% नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये चैप्टर जो है ये एक दूसरे से रिलेट करते हुए चल रहे हैं। तो अगर आप सबको और अच्छे से समझना हो तो इसके पहले वाले वीडियो अर्थात 7वां क्लास था उसको देखकर तब फिर यहाँ पर आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, शुरू करते हैं। तो देखिए लिखा गया है क्या आपने कभी सोचा है कि 2 साल जो दो 200 साल पहले बच्चों की ज़िंदगी कैसी रही होगी। आजकल मध्यवर्गीय परिवार की ज़्यादातर लड़कियां स्कूल नहीं जाती हैं और उनमें से बहुत सारे लड़कों के साथ पढ़ती हैं। बताया गया कि बड़ी बड़ी ना बताया गया कि बड़ी होने के बावजूद भी क्या होता है, बहुत सारी लड़कियां कॉलेज और विश्वविद्यालय जाती हैं। आज की बात बताई जा रही है। और बताया गया कि और विभिन्न प्रकार की नौकरियां करती है। कानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना ज़रूरी है। और बताया गया कि कानून के अनुसार वे किसी भी जाति या समुदाय जो होता है व्यक्ति की शादी कर सकती है। यहाँ तक कि विधवा जो होती हैं वह दोबारा शादी कर सकती हैं। पुरुष बताया गया कि जो पुरुष होता है वह तरह तरह सभी पर महिलाएं वोट दे सकती हैं। अर्थात पुरुष और जो महिलाएं होती हैं वो किसी भी तरह रहे, अमीर गरीब कुछ भी रहे, वह वोट डाल सकती हैं और चुनाव लड़ सकती हैं। बेशक सभी महिलाओं इन अधिकारियों का उपभोग बताया गया उपभोग कर नहीं कर पाती थी। बताया गया कि जो गरीब होते हैं, गरीब को शिक्षित के मौके मुश्किल से ही मिलते थे। बताया गया कम मिलने से क्या हुआ कि कम मिलने से या मिल ही नहीं पाते थे। बहुत सारे परिवार में लड़कियां अपनी इच्छा अनुसार जो पति होता है वो भी नहीं चुन सकती थी। तो देखिए आगे लिखा गया है कि 2 साल पहले ये हालत बहुत भिन्न थे। इसके देखिए अभी ये जो बताया गया ये इस अभी का जो प्रेजेंट टाइम का हाल है वो बताया जा रहा है कि इस समय देखिए लड़कियां स्कूल भी जा रही हैं, स्कूल के अलावा कॉलेज अर्थात उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी जा रही हैं, नौकरियां भी कर रही हैं। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो वह वोट डाल रहा है, इलेक्शन भी लड़ रही है। तो ये सब बातें अब की है। अब बताया गया कि 2 साल पहले हालात बहुत भिन्न थे, अर्थात इससे क्या थे, भिन्न थे। अब ध्यान देना दोस्तों। तो देखिए लिखा गया है कि ज़्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में ही हो जाती थी। हिंदू व मुसलमान दोनों धर्म के रूप में ना बताया गया, दोनों धर्म के जो पुरुष से ज़्यादा पत्नियां रखते थे, अर्थात वे एक से ज़्यादा पत्नियां रखते थे, और चाहे हिंदू रहे चाहे मुसलमान, इसमें ऐसा लिखा गया है। आगे देखिए बताया गया कि देश के कुछ भागों में जो विधवा होती थी ना, विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपनी पत्नी जो पति होते हैं, पति के चिता के साथ जिंदा जल जाएं।
अर्थात देखिए अब उससे क्या बोला जाता है, बताया गया कि इस तरह स्वेच्छा से या जबरदस्ती मार दी गई थी महिलाओं को सती कहा जाता था। अर्थात अगर वो ऐसा कर देती थी, अपने पति के साथ ऐसे जिंदा जल जाती थे तो उनको सती कहा जाता था। तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए बोला गया है मही महिमा मंडित किया जाता था। बताया गया कि सती, जो सती शब्द का अर्थ है सदाचारी महिला था। बताया गया कि संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। अर्थात जो महिलाओं का अधिकार था वह संपत्ति पर बहुत सीमित था। आगे बताया गया कि शिक्षा तक महिलाओं को प्रायः कोई कोई पहुँच ही नहीं पाता था। अर्थात शिक्षा क्या होता था, महिलाएं कुछ कर ही नहीं पाती थी शिक्षा के मायने में। बताया गया देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरतें जो हैं वह पढ़ लिख ली तो बताया गया कि वह जल्दी ही विधवा हो जाएंगी। अर्थात उनके जो पति हैं वे जल्दी ही मर जाएंगे, ऐसा उन सबका मान्यता था। उस समय ऐसा रूढ़िवादिता थी कि अगर लड़कियां पढ़ ली तो क्या होगा कि वह जल्दी विधवा हो जाएंगी। आगे देखिए लिखा गया है कि समाज में सिर्फ स्त्री और पुरुष के बीच ही फर्क नहीं था। अब देखिए बताया गया कि जो स्त्री पुरुष है सिर्फ इन्हीं दोनों में फर्क नहीं था। बताया गया कि ज़्यादातर इलाकों में लोग जातियों में भी बटे थे। अर्थात जाति होता है जो जातियों में भी बटे थे। जैसे बताया गया ब्राह्मण क्षत्रिय खुद को ऊंचे जाति मानते थे। इसके बाद जो व्यापक होता था, जो व्यापारी होता था, और महाजनी आदि क्या होते थे, जो जुड़ी जातियों जिन्हें हम प्राय वैश्य कहते हैं। अर्थात जो व्यापारी रहते थे और थोड़ा महाजन रहते थे उन्हें हम वैश्य कहते हैं। आगे बताया गया कि फिर काश्तकार, बुनकर और कुम्हार जैसे जो दस्तकार जो थे ये सब शूद्र, अर्थात जो शूद्र के कैटेगरी में आते थे। आगे बताया गया इस श्रेणी क्रम की सबसे दिलचस्प निचली पायदान पर आते थे। अर्थात ये जो शूद्र होते थे ये सबसे निचले पायदान पर था, सबसे निचले हिस्से में आते थे। अब देखिए बताया गया कि पायदान पर ऐसी जातियाँ थी जो गांव के शहरों को, अब जो ये शूद्र रहते थे जो निचले पायदान पर रहती थी, तो बताया गया ये क्या करते थे, तो बताया गया गांव शहर को साफ सुथरा रखते थे या ऐसे काम धंधे करते थे बताया गया जिन्हें ऊंची जाति के लोग दूषित कार्य मानते थे। यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। ऊंची जाति या निचले पायदान पर जो खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थी। अर्थात जो ऊंचे जाति के लोग रहते थे इनको क्या मानते थे, अछूत मानते थे। बताया गया कि इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश नहीं करने से नहीं, अर्थात प्रवेश करना नहीं दिया जा रहा था। बताया गया सवर्ण जाति के इस्तेमाल करने वाले, अर्थात जो सवर्ण का मतलब समान जो कुआं रहता था ना, कुएं से पानी निकालने या ऊंची जाति के आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की छूट भी नहीं थी। अर्थात जो भी कुआं रहता था वहाँ पर चाहे तो सार्वजनिक रहता था, चाहे तो सब लोग ले सकते थे, पर बताया गया कि इन सबको वहाँ पर पानी भी नहीं लेने दिया जा रहा था। आगे देखिए बताया गया उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे कायदे कानून और नज़रिए धीरे धीरे बदलते गए। बताएं कि देखिए आइए देखते हैं अब कैसा बदला। तो आप देखिए लिखा गया है परिवर्तन की दिशा में उठते कदम। तो अब देखिए परिवर्तन हुआ, पहली ये बात हुआ 200 साल पहले की, पर अब देखिए अब कैसा इन सभी कार्यों में अब कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। तो देखिए लिखा गया है 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाज और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस मुहासे ना, देखिए लिखा गया है मुभासी और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। बताया गया कि इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। बताया गया कि पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तिकाएं जो हैं
छप रही थी। ये चीज़ें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी, बल्कि क्या बताएं कि बल्कि क्या हुआ, जो पांडुलिपियां के मुकाबले ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकती थी। अर्थात जो पहले पांडुलिपि लिखी जाती थी उससे क्या हुआ कि जो ये अखबार पत्रिका ये सब आया, तो ये सब क्या हुआ कि ज़्यादातर लोगों के पास पहुंच सकती थी। तो अब बताइए, अब देखिए इन जब ऐसे फैल रही हैं सबके पास तक, तो बताया गया जिनके बारे में आप इसके पहले वाले बताया गया कि आप क्लास 7 में आप पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो तो जाकर प्लेलिस्ट में एकदम सीरियल से देख सकते हैं इसको, और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए बार बार इसीलिए हम बोले थे कि अगर आप एकदम सीरियल देखे रहेंगे प्लेलिस्ट से तो और अच्छा रहेगा इसके पहले वाले क्लास को। तो देखिए लिखा गया है कि लिहाजा आम लोग भी उन उन चीज़ों को पढ़ते थे। बताया गया कि उनमें से बहुत सारे ये जो पत्रिकाएं अखबार थे उनमें बताया गया कि वे ज़्यादातर लोग पढ़ते थे। अब बताया गया कि उनमें से बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिख सकते थे और अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों और कभी-कभी महिलाएं के बीच चर्चा होती थी। ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थी और बताया गया सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन से जुड़ी होती थी। बताया गया कि इस तरह की बहसें अक्सर भारतीय सुधारकों और सुधारक के जो संगठन के तरफ से शुरू होती थी। अब देखिए आगे, अब यहाँ से एकदम ध्यान से एकदम कंसंट्रेट करके, तो देखिए लिखा गया है राजा राम मोहन राय ने 1772 से 1772 से 1833 ईस्वी तक बताया कि इसी तरह एक सुधारक थे। तो पूछा जाए कि राजा राम मोहन क्या थे, तो ये धर्म सुधारक थे। तो याद रखना, आगे देखिए बताया गया कि उनके बारे में किसने, राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो याद रखना, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कहाँ पर, कलकत्ता में। तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए बताया गया कि नाम से सुधारवादी संगठन बनाया, अर्थात उसकी स्थापना किया। बताया गया कि जिसके बाद क्या हुआ, ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। अर्थात उसे हम जो संगठन की सुधार संगठन की स्थापना की, उन्हें हम ब्रह्म समाज के नाम से जानते हैं। आगे देखिए बताया, राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि जो समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना जरूरी है। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नए ढंग अपनाने के लिए तैयार हो जाएं। अर्थात जो पुराने रीति रिवाज और जो थे उन पर परिवर्तन करके कुछ नया लाया जाए। आगे देखिए बताया गया कि राजा राम मोहन राय जो थे वह देश में पश्चिमी अर्थात जिसे हम आगे बताया जाएगा। तो देखिए लिखा गया है पश्चिमी शिक्षा थी ना। तो देखिए पश्चिमी शिक्षा का प्रसारक करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता वह समानता के पक्षधर थे। तो याद रखना, कभी कभी पूछेगा कि जो ये राजा राम मोहन राय थे ये पश्चिमी शिक्षा जो था उसके प्रसारक थे, अर्थात उसका प्रचार प्रसार कर रहे थे ना, ऐसा महिलाओं के किस लिए, तो महिलाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर में। बताया कि उन्होंने बताया कि इस बारे में लिखा है कि जिस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू काम से बांध कर रखा जाता था, उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित रहती थी। तो क्या होता था कि जैसे भी बताया कि उन्होंने बताया कि महिलाओं के बारे में कि अगर जो महिलाओं को घरेलू कार्य में ही बांध कर रखा जाता है, तो ऐसे क्या होता है कि दुनिया घर के रसोई तक ही सीमित रहती है। आगे बताया गया कि और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने का इजाज़त नहीं दी जाती थी उस समय। तो आगे देखिए बताया गया कि विधवाओं की ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश। तो याद रखना, अब बताया गया कि जो विधवाओं की ज़िंदगी में अब बदलाव आ रहा है। तो देखिए अब कैसे आएगा, तो बताया कि राजा राम मोहन राय इस बात से काफ़ी दुखी थे। किस लिए, अब देखिए बताया कि क्या हुआ कि विधवा औरत को अपनी ज़िंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ रहा था। बताया कि इस बात को ध्यान में रखते हुए राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ मुहैया छेड़ा, अर्थात आंदोलन किया ना।
आंदोलन किया। आगे देखिए बताया गया कि राजा राम मोहन राय जो थे संस्कृत, फारसी और अन्य कई भारतीय एवं यूरोपीय भाषा के अच्छे ज्ञाता थे। बताया गया कि किसने राजा राम मोहन राय ने लेखन के जरिए मतलब अपने निबंध के माध्यम से या पत्रिका के माध्यम से, बताया गया ये क्या, लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन जो ग्रंथ हैं, प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति नहीं है। तो याद रखना उन्होंने कैसे अपना शुरुआत किया, तो उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने प्राचीन जो ग्रंथ लिखे गए थे उस ग्रंथों को पढ़ा और उस ग्रंथों में ऐसा उन्होंने बोला कि इस ग्रंथ जो ये ग्रंथ हैं, इस ग्रंथों में विधवाओं को जलने की अनुमति नहीं है, ऐसा लिखा गया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बताया गया कि जैसे कि आपने कक्षा 6 में पढ़ा है। तो देखिए दोस्तों बार बार बता रहे हैं, अगर आप इसके पहले वाले जो क्लास 6-7 या इसी 8 की ही क्लास के जो पहले वाला वीडियो है, अगर उसको देखे रहेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे से ऐसे ही। तो देखिए बताया गया कि 19वीं सदी के प्रारंभ तक क्या हुआ कि बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी क्या हुए कि भारतीय परंपराओं को, याद रखना कि जो अंग्रेज थे उन्होंने भी क्या किया कि जो भारतीय परंपरा और रीति रिवाज की आलोचना की, अर्थात उन्होंने भी जो ये सब सती प्रथा, बाल विवाह ये सब हो रहे थे, तो अंग्रेज ने भी इसका क्या किया, आलोचना किया, विरोध किया कि ऐसा नहीं, ये बात गलत है। तो देखिए बताया कि आलोचना किया, वे राजा राम मोहन राय के विचार को सही मानते थे, अर्थात जो अंग्रेज रहते थे तो राजा राम मोहन राय के विचार को सही मानते थे। बताएं कि क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित थे, जो राजा राम मोहन राय थे वह एक विद्वान के रूप में प्रतिष्ठित थे। बताया कि फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी। तो देख लीजिए दोस्तों, बार बार पूछा जाता है, इस बात को याद रखना कि 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी है। सती प्रथा अब जैसे पढ़े हम सब, देखिए यहाँ पर शुरुआत में ही दिखा दें आप सबको, यहाँ पर देख सकते हैं कि एक चिता जल रही है, उसमें देखिए एक औरत को ऐसे बांध दिया जाता है, बांध कर ऐसे जला दिया जाता है, जिंदा ही जला दिया जाता है। तो क्या हुआ कि यही अब 1829 में सती प्रथा पर रोक लग गया कि अब ऐसा नहीं होगा। आगे देखिए लिखा गया है कि राजा राम मोहन राय जो थे, राय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई उसे बाद के उनके बाद के जो सुधारक ने भी अपनाई, अर्थात अब राजा राम मोहन राय ने कौन सी रणनीति अपनाई, यही कि जो प्राचीन ग्रंथ थे उनमें उन्होंने उसको पढ़ा और उसको ऐसा बोला, सबको बताया, बतलाने का प्रयास किया कि देखिए इस किताब में ये इतनी प्राचीन है पर इसमें ऐसा कभी भी ऐसा रीति रिवाज नहीं है ना कि पति के मरने के बाद पत्नियां सती होंगी, ऐसा वैसा कहीं भी बात नहीं है। तो क्या हुआ कि लोग प्रभावित हुए और ऐसा क्या हुआ 1829 में ये बंद हो गया। अब आगे देखिए बताया गया कि जो रणनीति था इनका, तो इनके बाद भी जो समाज सुधारक आए इसी को अपनाए। बताया गया जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन धार्मिक जो थे धार्मिक ग्रंथों से श्लोकों से वाक्यों को ढूंढने का प्रयास करते थे, उनकी सोच का समर्थन करते थे। बताया कि इसके बाद वे दलील देते थे कि संबंधित जो वर्तमान रीति रिवाज पर प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ है, अर्थात इस समय जो हो रहा है ये सब खिलाफ है। तो देखिए दोस्तों इसको ध्यान से देखिए, एक लिखा गया है कि कुंडों पर झूलने का त्योहार। तो देखिए लिखा गया है कि इस लोकप्रिय त्योहार में भक्त जो पारस्परिक अनुष्ठानों के जो भक्त होते हैं वे पारस्परिक अनुष्ठानों की तरह अजीब तरह के कष्ट सहने का अभ्यास करते हैं। तो देखिए बताया गया अपनी खाल का मतलब जो चमड़ी होता है, तो अपनी खाल में कुंडी भेद कर बताया गया कि अपनी खाल में जो चमड़ी होती है उसमें छेद करके कुंडी भेद कर एक झूले पर लटक जाते हैं। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जब यूरोपीय अफसरों ने भारतीय रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को बर्बर कहकर उनकी आलोचना शुरू की, तो इस त्योहार का खास तौर से आलोचना हुआ। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि इस चित्र में आप देख सकते हैं कि अपनी जो चमड़ी होता है उसमें छेद करके ये डोरी के माध्यम से एक दूसरे ओर ऐसे लटक रहे हैं।
तो मान लीजिए ऐसा होता होगा कि जो ज़्यादा टाइम तक ऐसे लटकता रहेगा तो उसकी जीत होगी, हार होगी या कुछ भी ऐसा बताया गया। एक देखिए एक भक्ति है, बताया गया एक क्या थी, एक भक्ति थी। आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया है, पहले हम उन्हें बताया गया कि पहले हम उन्हें लकड़ियों में बांध देते हैं। अब देखिए कैसा होता है खेल, बताया गया कि क्या होता है कि राजा राम मोहन राय ने अपने विचार का प्रसार करने के लिए बहुत सारे पर्चे लिखे थे। बताया गया कि उनमें से कुछ पर्चे इस प्रकार है, खास रिवाज जो अभी बताया गया, खास रिवाज समर्थक और आलोचकों के बीच बहस बहस के रूप में लिखे गए थे। देखिए बताया गया कि सती प्रथा के बारे में इसी तरह का एक उदाहरण है। तो देखिए बताया गया कि सती का समर्थन, बताया गया कि औरतें जो होते हैं कुदरती तौर पर कम समझदार, बिना दृढ़ संकल्प वाली, भरोसे के योग्य नहीं होती हैं। ऐसा पहले क्या होता था, बताया गया। तो आगे देखिए बताया गया उनमें से बहुत सारी जो होती हैं, बहुत सारी खुद ही अपने पति की मृत्यु के बाद उनके साथ, अपने पति के साथ जाने की कामना करने लगती हैं। बताया कि परंतु वे कहीं धधकती आग में निकल जाती हैं, तो इसलिए पहले हम उन्हें, अगर निकल जाती हैं तो बताया कि पहले हम उन्हें लकड़ियों में कसकर बांध देते हैं। देखिए जैसे कि अभी हम ऊपर चित्र में दिखाएं तो क्या होता है कि कभी चिता में भाग न जाए इसलिए उन्हें लकड़ियों में जो होते हैं बांध देते हैं। आगे देखिए बताया गया सती का विरोध। अब देखिए उसका विरोध, तो देखिए बताया गया कि आप लोग ने महिलाओं को अपनी स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का सही मौका ही नहीं दिया। बताया कि फिर उन्होंने देखिए लिखा है राजा राम मोहन राय ने महिलाओं के लिए कि बताया कि जो महिलाएं होती हैं उन्हें स्वाभाविक क्षमता तक, जो उनका स्वभाव होता है उसका प्रदर्शन करने के लिए आप उन्हें सही मौका ही नहीं दिए। बताते हैं कि तुम फिर भला तुम कैसे यह कह सकते हो कि उनमें समझ नहीं है। अगर ज्ञान और शिक्षा के बाद भी कोई व्यक्ति न समझ सकता हो या पढ़ाई जो पढ़ाई की जाए न, चीज़ों की ग्रहण न कर पाए तो हम उसे अक्षम मानते हैं न। आगे बताया गया कि परंतु अगर तुम औरत को पढ़ाने का मौका ही न दो तो बताया कि तुम उन्हें कैसे कह सकते हो, तब तुम ऐसे उन्हें कैसे बोल सकते हो कि वे क्या होती हैं, वे भरोसेमंद नहीं होती है, वे समझदार नहीं होती, ऐसा उन्हें कैसे कह सकते हो। आगे देखिए बताया गया कि उदाहरण के लिए, जैसे बताया गया कि देखिए उदाहरण के लिए क्या हुआ, सुधारक। अब देखिए दूसरे सुधारक आ गए, कौन, क्या नाम है, तो ईश्वरचंद विद्यासागर। तो इस बात को याद रखना, अब राजा राम मोहन राय के बाद ईश्वरचंद विद्यासागर आए। तो आप देखिए विद्यासागर क्या बोल रहे हैं कि ईश्वरचंद विद्यासागर ने भी कौन सा, तो विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला किया। अर्थात इन्होंने भी ऐसा किया कि क्या होता था कि जो विधवा विवाह, अर्थात क्या होता था कि अगर जब पहले विधवा हो जाती थी तो उनका विवाह नहीं होता था, दोबारा उनका विवाह नहीं होता था। पर जो ईश्वरचंद विद्यासागर आए तो उन्होंने भी ऐसा, अब जो ग्रंथ थे उसका हवाला किया, अर्थात उसी को आधार बनाकर बताने का प्रयास किया लोगों को कि देखिए इस ग्रंथ में ऐसा कहीं नहीं है कि किसी का पति जो है मर जाने के बाद उसको विधवा हमेशा पूरी ज़िंदगी रहना रहेगा, उसकी भी शादी हो सकती है। तो इसका क्या किया उन्होंने, ऐसा विरोध किया। तो अब देखिए बताया गया कि अंग्रेज शासक, जो अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया। अंग्रेज जो सरकार थी उस समय, तो इनका सुझाव क्या कि मान लिया। 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित किया गया। याद रखना कब, तो 1856 में विधवा विवाह के लिए, अर्थात विधवाओं की विवाह होगी ऐसे के लिए एक कानून पारित किया जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे। बताया गया कि उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार कर दिया। आगे देखिए बताया गया 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक क्या हुआ, विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य अन्य भागों में भी फैल गया। बताया गया कि मद्रास के मद्रास प्रेसिडेंसी जो तेलुगु भाषा इलाकों में वीर वीर शेरलिंगम, याद रखना, वीर शेरलिंगम पंतगुलु क्या किया कि विधवा विवाह
का समर्थन किया, अर्थात उन्होंने भी इन्होंने भी क्या किया कि विधवा विवाह को समर्थन किया। तो याद रखना, बार बार पूछा जाता है कि वीरेश लिंगम पंतगुलु ने क्या किया, तो विधवा विवाह का इन्होंने समर्थन किया। और शुरू किसने किया था, तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने। इसी ने आंदोलन शुरू किया था, पर क्या हुआ कि इसने भी क्या किया, उसका समर्थन किया कि हाँ, विधवाओं का भी विवाह होना चाहिए। आगे देखिए बताया गया कि एक संगठन बनाया, किसने, इन दोनों ने एक संगठन बनाया लगभग उसी समय मुंबई में। युवा बुद्धिजीविनी, कौन सा, युवा बुद्धिजीविनी एक संगठन था, तो इस बात को याद रखना, कौन था, युवा बुद्धिजीविनी। आगे देखिए, और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प किया। बताया कि उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। तो याद रखना कि ये वीरशेर लिंगम पंतगुलु ने भी, ईश्वरचंद विद्यासागर ने भी, और दयानंद सरस्वती, ये तीनों लोगों ने क्या किया, विधवा विवाह का समर्थन किया। आगे देखिए बताया गया, इसके बावजूद विवाह करने वाले जो विधवा महिलाओं की संख्या काफ़ी कम हुई। तब जब ऐसा होने लगा तो क्या हुआ कि विधवा संख्याओं की महिलाओं में कमी आई। आगे बताया गया, विवाह करने वाले जो विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। बताया कि देखिए क्या होता था कि इस तरह रूढ़िवादिता सबके इस नए कानून का विरोध किया। तब जब ये कानून आया, तब इस सबका क्या हुआ, विरोध हुआ। याद रखना, आगे यहाँ पर देख सकते हैं आप, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, लिखा गया कि दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। याद रखना, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आगे देखिए लिखा गया है, आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया। जो आर्य समाज था, यह हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया। आगे देखिए लिखा गया है, लड़कियां स्कूल जाने लगती थी ना, अब जाने लगी। तो याद रखना, अब देखिए क्या हुआ, अब कुछ परिवर्तन आया, अब इस लड़कियां क्या होती हैं, अब स्कूल जाने लगी। लिखा गया कि अब बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है। बताया गया, कलकत्ता में विद्यासागर, याद रखना कहाँ पर, कलकत्ता में। तो कौन, विद्यासागर, कलकत्ता में विद्यासागर, और मुंबई में और सारे अन्य सुधारक लड़कियों के लिए स्कूल खोले। विद्यासागर ने कलकत्ता में और अन्य सुधारक मुंबई में भी अपना ये स्कूल खोले लड़कियों के लिए। बताया गया कि 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खोले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। बताया गया कि लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाले जाए। और बताया गया कि जब वे सब क्या होता था, लोगों को भय था। किस बात का भय था, तो बताया गया कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाले जाएंगे और उन्हें जैसे बताया गया कि घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। अर्थात बताया गया कि वे घरेलू कामकाज जब ऐसा करने नहीं देंगे, तो बताया गया कि स्कूल जाने के लिए जो लड़कियां होती है, तो लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर करना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। तो बताया गया क्या हुआ कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे, अर्थात किससे, जो घरेलू काम हमारा कौन करेगा। और बताया गया कि ये सार्वजनिक स्थानों से गुजरेंगी। इन सब के लिए बताया गया कि इन सब के लिए क्या हुआ कि लड़कियों को बताया गया कि क्या, कि बहुत सारे लोग को लगता था कि इससे लड़कियां क्या हो जाएंगी, बिगड़ जाएंगी। तो याद रखना, इन सब कारण से ऐसा वो सब सोचे कि क्या हुआ, लड़कियां बिगड़ जाएंगी। आगे बताया गया, उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। उनका ऐसा मानना था, उन सब की जो मानसिकता थी, तो वह उन सब का ऐसा मानना था कि उस समय की जो लड़कियां थी, तो वह सार्वजनिक स्थानों से, अर्थात जहाँ पर बहुत लोग पुरुष रहे, या जहाँ बहुत लोग समूह में रहे, तो वहाँ स्त्रियों को दूर ही रहना चाहिए। देखिए बताया गया, फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली जो ज़्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता होते थे, पिता या पति की देख रेख में घर में ही पढ़ाया जाता था। तो पहले क्या होता था कि मान लीजिए अगर पढ़ाया जाता था, तो वह घर में ही पढ़ाया जाता था पिता के द्वारा, या तो फिर मान लीजिए कोई भी सदस्य रहता था घर का, तो वो घर में ही ऐसे पढ़ाता था। बताया कि कई महिलाओं ने बिना किसी की मदद के लिए खुद ही पढ़ना लिखना सीख लिया था। आगे देखिए बताया गया क्या,
क्या आपको याद है कि पिछले साल सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक में आपने कौन से याद रखना कौन तो राज रास रास सुंदरी देवी कौन सी तो राज सुंदरी देवी के बारे में क्या पढ़ा था। तो इसके पहले वाला क्लास अगर आपने देखा होगा तो पढ़े होंगे, ध्यान दिए होंगे। तो देखिए लिखा है कि वे ऐसी महिला थी जिन्होंने रात में दिए के टिमटिमाती लौ लौ अर्थात उजाला में चोरी छिपे ही अपने पढ़ना लिखना सीखा। आगे देखिए बताया गया कि 19वीं सदी के आखिरी में कितने तो याद रखना 19वीं सदी के आखिरी में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिबा राव फूले द्वारा महाराष्ट्र में। तो याद रखना किसके द्वारा तो आर्य समाज द्वारा अर्थात आर्य समाज मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा कहाँ पर पंजाब में और ज्योतिबा राव फुले द्वारा महाराष्ट्र में। तो इस बात को याद रखना कि आर्य समाज द्वारा अर्थात आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा पंजाब में और ज्योतिबा राव फुले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए बताया गया कि उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की जो महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी। तो अब आगे क्या हुआ कि जो उत्तर भारत की कुलीन अर्थात जो गरीब मुसलमान लोग थे वो उनके परिवार में भी क्या हुआ कि जो कुरान शरीफ था वो भी पढ़ना लिखना शुरू हो गया। बताया कि उन्हें घर पर ही पढ़ने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थी अर्थात जैसे अभी बताया गया कि उन्हें घर पर ही पढ़ाया जाता था। आगे बताया गया कि इस स्थिति को देखते हुए मुमताज़ अली तो अब देखिए मुसलमानों की नेता में जैसे बताया गया कि क्या मुमताज़ अली ने जैसे कुछ सुधारकों के कुरान शरीफ की आयतों को क्या किया हवाला लेकर जैसे बताया गया जो हिंदू लोग थे तो वह प्राचीन ग्रंथों का हवाला लेते थे मतलब उसको अपना साधन मानते थे, सबको दिखाते थे कि देखिए ऐसा किताब है, इस किताब में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। तो जो मुस्लिम क्या नाम था उसका तो देखिए यहाँ पर बताया गया कि जो मुमताज़ अली थी ना ये मुमताज़ अली ने क्या किया कुरान शरीफ का हवाला लिया आयतों का जो आयतों होते हैं आयतन होते हैं ना तो उसका क्या किया उसमें ऐसा उन्होंने दिखाया लोगों को कि देखिए ये जो कुरान शरीफ है इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि जो लड़कियां होती है मुस्लिम लड़कियां होती है वह नहीं पढ़ेंगी, ऐसे तमाम बातें उसको दर्शाया। तो देखिए बताया गया कि हवाला लेकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार है मिलना चाहिए। 19वीं सदी के आखिरी तक उन्हें उर्दू में उपन्यास तो क्या हुआ कि आखिरी 19वीं सदी तक क्या हुआ कि उर्दू में उपन्यासों में सिलसिला शुरू हुआ। बताया गया कि इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू जो साज संभाल के रखे जाए अर्थात और जो थी वो सब अच्छे से रखे जाए। आगे देखिए यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए तो आमतौर पर माना जाता था कि लड़कियों की पढ़ाई लिखाई लड़कों के पढ़ाई लिखाई से क्या होता है कम सख्त होनी चाहिए। उस समय जब खोला गया तो ऐसा हुआ कि जो अच्छा चलिए ठीक है ऐसा हो गया पर लड़कियों की पढ़ाई लिखाई थोड़ा कम होनी चाहिए। आगे देखिए बताया गया होनी चाहिए हिंदू महिला विद्यालय ऐसे शुरुआत संस्थाओं में से था जहाँ वही शिक्षा दी जाती थी उस समय लड़कों की दी जा रही थी। आगे देखिए बताया गया महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी अर्थात एक दूसरे के बारे में लिखने लगी ना। अब देखिए महिलाएं क्या हुआ कि एक दूसरे के बारे में भी अपने लिखने लगी ना। जैसे मान लीजिए किसी एक घर में छूट मिल जाती थी अगले घर में नहीं छूट मिलती थी ऐसा करने का तो अब क्या हुआ वे सब भी लेखन के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार करने लगी। तो देखिए बताया गया कि 20वीं सदी के शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला को क्या किया शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जैसे बताया गया कि भोपाल की बेगम कौन तो याद रखना कहाँ की भोपाल की ना भोपाल की क्या थी बेगम क्या किया उन्होंने तो बताया कि अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोले। तो याद रखना
इसके पहले कौन थे, मुमताज़ अली। तो मुमताज़ अली ने क्या किया था, तो बस मुमताज़ अली ने एक कुरानों के आयतों का हवाला लेकर, अर्थात उसका साधन लेकर, उसको अपना आधार मानकर सबको बताया कि लड़कियों को अधिकार होना चाहिए शिक्षा का, बस इतना। और पर ये जो थी ना, ये बेगम थे, ये देखिए बताया गया, ये जो बेगम थी ये अलीगढ़ की, इन्होंने क्या किया, लड़कियों के प्राथमिक स्कूल खोले। अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोले। अब देखिए बेगम का लिखा गया, बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने भी, जो बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इस दौर पर एक प्रभावशाली महिला थी। तो आप आगे देखिए इन्होंने भी क्या किया, तो बताया उन्होंने, किसने, रुकैया रुकैया ने कलकत्ता में, याद रखना कहाँ पर, कलकत्ता में, कहाँ पर, कलकत्ता में और पटना में, कलकत्ता और पटना में मुस्लिम मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। तो याद रखना, आगे देखिए यहाँ पर देखिए लिखा गया है, भोपाल की जो बेगम थी ना, जो भोपाल की बेगम थी, उन्होंने सिर्फ अलीगढ़ में प्राथमिक स्कूल खोले थे। पर बताया गया जी कि जो रुकैया शेखावत हुसैन थी, इन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। वह रूढ़िवादी विचारा, जो रूढ़िवादी उस समय विचार थी, उसके क्या क्या थी, कटु आलोचक थी। और उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं औरतों के निचले दर्जे में रखा गया। तो अब देखिए आगे लिखा गया है कि 1880 के दशक आते-आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने लगी। तो अब क्या हुआ कि 1880 तक आते-आते क्या हुआ कि महिलाएं क्या हुआ, विश्वविद्यालय अर्थात उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने लगी थी। अब बताया गया कि उनमें से कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षक बन गई। अब क्या हुआ, वो सब चिकित्सक, शिक्षक अर्थात अब अपना भूमिका निभाने लगी इस समाज में। बताया गया बहुत सारी महिलाएं लिखने लगी और उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। पूना में बताया गया, पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली, अब देखिए कौन थी, पूना की कौन थी, तो ताराबाई सिन्हा, याद रखना। ताराबाई सिन्हा कहाँ की, तो पूना की। बताया गया पूना में घर में ही रहकर ही शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई सिन्हा ने स्त्री पुरुष नामक क्या लिखी, पुरुष तुलना नामक एक पुस्तक लिखी। तो बार बार पूछा जाता है, तो इस बात को याद रखना। तो ये कौन थी, तो ताराबाई सिन्हा ने क्या लिखी, स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब लिखी। आगे बताया गया कि नाम से एक किताब प्रकाशित, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच, क्या इसमें कौन सी है, तो बताया गया इसमें जो पुरुष और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्क हैं, अर्थात जो अंतर हैं ना, उनकी आलोचना की गई थी। बताया गया कि संस्कृत के महान विद्वान पंडित रमाबाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये संस्कृत की महान विद्वान थी पंडित रमाबाई। तो देखिए बताया गया संस्कृत के महान महान विद्वान पंडित रमाबाई मानती थी कि क्या हुआ, हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। जो हिंदू धर्म है वह महिलाओं का दमन करता है। अब देखिए उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा एक एक किताब में लिखी थी। अब देखिए बताया गया उन्होंने पुणे में एक विधवा गृह खोला था। तो बार बार पूछा जाता है, तो याद रखना कि जो ताराबाई सिन्हा थी, उन्होंने स्त्री पुरुष नामक तुलना नामक एक पुस्तक लिखी थी। पर जो पंडित रमाबाई थी, उन्होंने कहाँ पर, तो याद रखना पुणे में, कहाँ पर, पुणे में विधवा गृह खोली थी। अर्थात जो भी विधवा रहती थी, तो उनके लिए एक गृह खोलेगी थी कि आप यहाँ पर आकर रह सकती हैं। तो आगे देखिए लिखा गया है कि विधवा गृह की स्थापना की, जहाँ जहाँ ससुराल वालों के हाथ जो अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। बताया गया वहाँ रहने के लिए व्यवस्था दी जाती थी। वहाँ महिलाओं को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी जिनके सहारे वह अपनी रोजी रोटी चला सके। देखिए बताया गया कि जाहिर है कि इन सब बातों से रूढ़वादी खेम के लोग काफ़ी आग बबूला हुए। उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी जो तौर तरीके अपना रही हैं, जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट हो रही है। क्या हुआ कि जैसे बताया गया है कि जो पश्चिमी शिक्षा को अपना रही हैं, तो इससे क्या हुआ कि बताया, बहुत लोग अपना मत दिए कि इससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट हो रही है। और क्या हुआ कि
पारिवारिक जो संस्कार कष्ट को हो जाएगा। बताया गया कि रूढ़िवादी मुसलमानों ने भी क्या किया, बदलाव बदलाव के नतीजे को लेकर चिंतित थे। जो मुस्लिम थे वो सब भी चिंतित थे। देखिए आगे बताया गया कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि 19वीं सदी के आखिरी तक खुद महिलाएं भी जो सुधारक होते थे, सुधारकों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थी। अब बताया गया कि किसने, महिलाओं ने भी किताबें लिखने लगी, पत्रिकाएं निकालने लगी, स्कूल स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोलने लगी। बताया गया कि महिलाओं को संगठित किया और अन्य महिलाओं को क्या किया, संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत से ही वे महिलाएं जो मताधिकार, बेहतर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनाने के लिए राजनीतिक दावेदार बना दावेदार क्या बनने लगी। अब क्या हुआ, वे सब राजनीतिक और कानून भी बनाने के लिए और क्या होता है उसको अधिकार जमाने के लिए अपना समाज में वे क्या हुआ कि वे दमन करने लगी। आगे देखिए बताया गया उनमें से कुछ महिलाओं 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में हिस्सा भी लिया। देखिए आगे बताया गया कि 20वीं शताब्दी में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, सुभाष चंद्र बोस और जैसे बताया गया जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता, समानता की मांग की। तो आगे बताया गया जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस थे, इन दोनों ने भी और ज़्यादा अर्थात जो भी आगे था, तो उन्होंने बताया कि महिलाओं के लिए इन्होंने और स्वतंत्रता और समानता की समर्थन किया कि और जो महिलाएं होती हैं उन्हें और समानता दिया जाना चाहिए, अर्थात पुरुष के समान रहना चाहिए और उन्हें स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला। आगे देखिए बताया गया कि राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे दिया जाएगा। तो ये दोनों थे, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे। इन दोनों ने एक वादा किया था, ऐसा ऐसा अपना मत रखा कि अगर जो ये राष्ट्र है, ये राष्ट्र जब स्वतंत्र हो जाएगा तो बताए कि हम क्या करेंगे कि स्त्री और जो पुरुष और स्त्री है ये दोनों को वोट देने का अधिकार दे देंगे। ये अभी नहीं था, ये नहीं हो रहा था उस समय, पर इन्होंने ऐसा वादा किया। बताया कि परंतु उनका ऐसा कहना था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती है तब तक महिलाओं को जो अंग्रेजी राज है या राज्य है उसके विरोध के संघर्ष में जोर लगाना होगा, अर्थात उसके साथ लड़ना होगा। सबके साथ क्या होगा, लड़कियों को, महिलाओं को लड़ना होगा अगर जब तक नहीं मिल पा रहा है स्वतंत्रता। आगे देखिए बताया गया कि जब औरत का पति मर जाता था, तो अब देखिए बताया गया कि अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई सिन्हा ने लिखा है कि क्या औरत को अपनी जिंदगी उतनी ही प्यारी नहीं होती जितनी कि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी प्यारी होती है। बताया गया ये तो कुछ कुछ ऐसी बात हो गई मानो महिलाएं पुरुष से बिल्कुल अलग हैं। ऐसे अपना मत, उनके अंदर जो विचार थी वह विचार को अपने व्यक्त की हैं। तो देखिए बताया कि लिखी हैं कि बिल्कुल अलग चीज़ों से बनी हैं, मानो मानो वे धूल या चट्टानों या जंग लगे लोहे से बनी हो और तुम तुम्हारी जिंदगी जो है शुद्ध सोने से बनी हो। ऐसा उन्होंने तुलना कर रही हैं अपने आप से और पुरुषों से। बताई हैं कि जैसे बता रही हैं कि मुझसे पूछते हो कि मेरा क्या मतलब है। मेरा मतलब यह है कि जब औरत का पति मर जाता है तो उनका क्या हज्र होता है। नाई नाई आता है, बताएं कि नाई आता है जब उसका पति जब मर जाता है किसी का पति, तो बताएं कि जो नाई आता है और उसने लहलहाते बाल साफ कर देता है सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी आंखें क्या है, तुम्हारी आंखें खटक पड़ी हैं। बताएं कि उसे शादी ब्याह या जो अहो भगत होते हैं, अर्थात जो मंगलकारी कार्य होते हैं न, उन शुभ अवसरों के बहिष्कृत कर दिया जाता है। बताया गया कि जहाँ विवाहित महिलाएं होती हैं वहाँ भला इन पाबंदियों की वजह क्या क्या है, क्योंकि बताया गया क्योंकि उसका पति मर चुका है। और बताया कि वहाँ अभागिन है, दुर्भाग्य है, उसके माथे पर खुदा हुआ और उसका चेहरा देखा नहीं जा सकता है, ये अशुभ होता है। ऐसा उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया है।
आगे देखिए बताया गया है कि बाल विवाह ना, बाल विवाह के विरोध कानून। तो अब देखिए बाल विवाह के विरोध कानून बनाया गया था, तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए बताया गया कि महिलाएं संगठनों के विकास तथा इन मुद्दों पर जोर जोर रहे थे ना, बताया जोर दे रहे थे। अब देखिए बताया गया लेखन की वजह से क्या हुआ, सुधारकों के पक्ष में आवाज और बहु मजबूती हुई। जो लोग रहते थे, लोग बाल विवाह जैसे स्थापित परंपराओं को चुनौती देने लगे। बताया कि केंद्रीय विधानसभा, याद रखना कि जो केंद्रीय विधानसभा में बहुत बहुत सारे सांसद थे ना, जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी हेतु कानून बनाने के लिए संघर्ष किया। तो आप देखिए बताया गया है कि 1929 में, याद रखना कब, 1929 में। तो देखिए बताया गया 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। तो कब, तो 1929 में, याद रखना। आगे देखिए बताया गया इस कानून के बारे में वैसे ही कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुआ। बताया गया कि जैसे पुराने सुधारवादी कानूनों के बारे में हुए थे। बताया गया कि इस कानून के अनुसार, अब इस कानून क्या था, तो बताया गया इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के जो हैं और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती। बताया गया कि यह उम्र बढ़कर अब क्या हुआ, अब यह उम्र बढ़कर 21 साल और 18 साल हो गया है। तो इस बात को याद रखना। पहले कितना था, 18 और 16, पर अब कितना हो गया है, तो 21 साल लड़के का और 18 साल लड़कियों का। तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए बताया गया कि 8 साल की दुल्हन, जैसे कि यहाँ इस चित्र में आप देख सकते हैं कि लड़की देखिए कितना छोट है और लड़का भी देखिए। आगे देखिए बताया गया यह 20वीं शताब्दी की शुरुआत का एक बाल विवाह, जब बाल वधू या बाल विवाह का एक चित्र है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। आगे देखिए बताया गया जाति और समाज सुधारक। तो अब देखिए लिखा गया है, हमने अभी जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया उनमें से कई जो जाति थे गैर बराबरी। अब गैर बराबरी देखिए बताया गया, गैर बराबरी भी विरोधी थे, जो गैर बराबरी के क्या थे, विरोधी थे। और देखिए बताया गया कि राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना की। तो अब राजा राम मोहन राय ने क्या किया, जाति व्यवस्था, जो इस क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब जो जाति व्यवस्था थी, इसका भी क्या किया, आलोचना किया। अब देखिए बताया कि एक पुराने बौद्ध ग्रंथ, कौन से, तो ये बौद्ध ग्रंथ, तो एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। तो राजा राम मोहन राय ने एक बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया और प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थन किया। किसका, तो प्रार्थना समाज भक्ति की परंपरा का समर्थन किया था, जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया था। बताया जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बम्बई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। बताया गया कि इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में से बहुत सारे ऊंची जाति के लोग थे। क्या रहते थे, बहुत सारे ऊंचे जाति के लोग रहते थे। तो अब देखिए बताया गया कि क्या होता था कि गुप्त बैठकों में ये सुधार भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जाति कायदे कानून का उल्लंघन करते थे। अब बताया गया कि देखिए जिससे क्या हुआ कि जिससे अपने जीवन में भी जाति पूर्वाग्रह और बंधनों की क्या निजात किया जाता था। तो इस बात को याद रखना। अब देखिए एक बात आप सब कमेंट करके बताइए कि पूर्वाग्रह क्या होता है। अगर आप सब ठीक से पढ़े होंगे तो इसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो आगे देखिए बताया गया है कि कई लोग ऐसे थे जो जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था में जाति आधारित जो सामाजिक व्यवस्था थी होने वाली, या जो उन सामाजिक व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे, तो इसके विरुद्ध भी थे। तो अब देखिए बताया गया 19वीं सदी में ईसाई धर्म के प्रचारक बताया गया आदिवासी समुदाय। तो ईसाई धर्म के प्रचारक आदिवासी समुदाय और निचली जाति के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। तो इस प्रकार इन बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के लिए नए साधन मिलने लगे थे। अब देखिए बताया गया कि
किस समय, उस समय जिस समय ये सब समाज ऐसा था, बताया गया उस समय बहुत सारे गरीब लोग शहरों में निकल रही नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर भी जाते थे। बताया गया कि नए कारखानों, नगर पालिकाओं में नई नई नौकरियों के लिए निकलते थे। बताया गया, जैसे बताया गया, कल्पना कीजिए इसकी, इससे मजदूरी जो मजदूरी कितनी कितनी मांग पैदा हुई होगी। बताया गया कि शहरों में नालियाँ थी, नालियाँ बनाने के लिए, सड़क बिछाने के लिए, इमारतों को जैसे बताया गया, इमारतों का निर्माण करना होता था, शहरों को साफ साफ किया जाता था। इसके लिए जो कुलियों या बताया गया खुदाई करने वाले, बोझ ढोने वाले, ईंटा बनाने वाले, नाली साफ करने वाले आदि आदि क्या होते थे, रिक्शा चलाने वाले आदि सभी क्या होते थे, ये श्रमिक कहा जाता था या इन्हें श्रमिक कहा जाता था। आगे देखिए, बताया गया इन कामों को संभालने के लिए गांव गांव और छोटे कस्बों के गरीब शहरों के तरफ जाने लगे, अर्थात गांव से क्या हुआ, शहर की तरफ जाने लगे। आगे देखिए, बताया गया जहां मजदूरी की मांग पैदा हो रही थी, शहर शहर जाने वाले में से बहुत सारे निम्न जातियों के लोग भी थे। बताया गया कुछ लोग क्या थे, असम, पारिसन पारिसर या बताया गया त्रिनिदान, इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में काम करने चले गए थे। बताया गया कि ये जो स्थान थे, ये इंडोनेशिया और ये जो स्थान बताया गया, इन स्थानों पर काम अक्सर बहुत कठोर होता था, परंतु गरीबी के नीचे की जाति लोगों को यह गांव में सवर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन में दमनकारी कब्जे और दैनिक अपराधी अपमान छूट छूट निकलने का एक मौका था। अर्थात क्या होता था कि बताया गया इसमें कि जो वो सब गांव में रहते थे, तो ये सब जो भेदभाव था इन सब से, तो यहाँ शहर में आकर उन सबको छुटकारा मिल जाता था, भले ही क्या होता था, कठिनाइयाँ होती थी। ये देखिए, यहाँ पर लिखा गया है, एक कुलीन बताया गया कि जॉन एलन नामक एक कुलीन जहाज के द्वारा भारतीय मजदूरों को मॉरिशस ले जाया जाता था, जहां उन्हें तरह तरह के क्या बताया, तरह तरह के कठोर काम करने पड़ते थे। इनमें से ज़्यादातर मजदूर निचली जाति की होते थे। तो याद रखना दोस्तों, बताया गया कि क्या होता था कि जो पहले भारतीय मजदूर रहते थे, यहाँ के मजदूर को मॉरिशस लेकर जाया जाता था, गरीब, और इन जो मजदूर रहते थे उसमें ज़्यादातर गरीब ही रहते थे, और उन्हें वहाँ ले जाकर क्या रहता था, उन्हें कठोर से कठोर काम दिया जाता था। तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए, लिखा गया है जूते कौन बना सकता था। तो अब देखिए आगे लिखा गया है, चमड़े का काम करने वालों को परंपरागत रूप से नीची नीची नज़र से देखा जाता था, क्योंकि वे मृत पशुओं का चमड़ा निकालते थे, जिन्हें गंदा व दूषित माना जाता था। बताया गया कि जो पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूते जो थे, जबरदस्त मांग थी। उस समय क्या होता था कि सेना में ना, उस समय सेना में जूतों की क्या थी, जबरदस्त मांग थी। तो इस बात को याद रखना। तो उस समय जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी, परंतु क्या होता था, परंतु चमड़े के काम से प्रेरित जो जातियाँ थी, जो पूर्वाग्रह होता है, मतलब किसी के बारे में अगर पहले से ही उन्हें देखे बिना या बस उनको बिना परखे अगर उनके बारे में निगेटिविटी जो सोच लेते हैं, उसी को पूर्वाग्रह कहते हैं। आगे देखिए, बताया गया पूर्वाग्रह की वजह से केवल परंपरागत चमड़ा कामगार और मोची ही जूते तैयार कर सकते थे। बताया गया कि लिहाजा वे ज़्यादा कीमत की मांग करने लगे थे। क्या हुआ, वे ज़्यादा कीमत की मांग करने लगे थे और उन्हें काफ़ी लाभ हुआ। और अब क्यों लाभ हुआ, अब देखिए आगे बताया गया कि जूते बनाते मदिगा समुदाय के लोग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आगे यहाँ पर समुदाय है एक, बताया गया मौजूदा आंध्र प्रदेश में मदिगा एक समुदाय थी। तो याद रखना कौन सा, मदिगा, कहाँ की, तो आंध्र प्रदेश की। याद रखना, महत्वपूर्ण अछूत जाति रही है। वे पशुओं के शव को साफ करने पर और चमड़ा तैयार करने के लिए और चप्पल जूता सीलती थी। आगे देखिए, बताया गया इसके अलावा दूसरी तरफ क्या था कि नौकरी भी सामने आ रही थी। उदाहरण के लिए सेना में भी लोगों की ज़रूरत बढ़ रही थी। अछूत माने जाने वाले महार
जो अछूत माने जाने वाले एक महार महार जाति थी। तो वैसे महार जाति समुदाय में बहुत सारे लोग को महार रेजिमेंट में नौकरी मिल रही थी। तो इन सबको भी क्या कर मिल रही थी, उस समय नौकरी मिल रही थी। बताया गया कि दलित आंदोलन के नेता, जो दलित आंदोलन के नेता क्या नाम था, तो देखिए भीमराव अंबेडकर, जिसे बी आर अम्बेडकर के भी कहा जाता है। तो देखिए भीमराव अंबेडकर या बताया गया जो इनके पिता थे वह सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे। तो आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बम्बई प्रेसिडेंसी में 1829 में भी अछूत को सरकारी स्कूलों में घुसने नहीं दिया जाता था। बताया गया कि जब उन्होंने इस अधिकार के लिए सख्ती का आवाज़ उठाया तो उन्हें कक्षा के बाहर जब उन्हें क्या होता था कि कक्षा के बाहर या क्लास के बाहर ही बैठाकर सबने सबने अर्थात सबके सुनने की इजाज़त थी, अर्थात सुन सकते हैं। बताया गया ताकि वे कमरे को दूषित न कर सके, ऐसा उस समय ऐसा धारणा थी। आगे देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप सब चीज। तो देखिए बताया गया कि गुजरात के दुबला समुदाय कौन थे, तो दुबला समुदाय के लोग बाजार के लिए आम को न आम ढोकर ले जा रही हैं। आम है, टोकरियों में आम लेकर बाजार में ले जा रही हैं। बताया गया दुबला समुदाय सवर्ण जमींदार के पास मजदूरी करती थी। वे उनके खेत को क्या संभालते थे और जमींदार के घर आंगन में बताया गया तमाम छोटे मोटे काम करते थे। तो आगे देखिए लिखा गया है समानता और न्याय की मांग, समानता और न्याय की मांग। आगे देखिए लिखा गया है कि 19वीं सदी के दूसरी हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर, जो गैर ब्राह्मण थे उनके जातियों के भीतर से भी लोग जाति भेदभाव खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। बताया गया कि उन्होंने भी क्या किया, सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दे। बताया गया कि मध्य भारत में सतनामी, सॉरी दोस्तों, देखिए जो बताया गया कि मध्य भारत में सतनामी न, याद रखना। अभी आगे देखिए बार बार बता रहे हैं, प्रश्न पूछा गया है। तो बताया गया कि मध्य भारत में कहाँ के सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने, तो घासीदास। तो इस बात को याद रखना, सतनामी आंदोलन का शुरुआत घासीदास ने कहाँ पर, तो मध्य प्रदेश से। तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए लिखा गया है जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ा। बताया गया पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर ने मतुआ पंथ के चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरिदास की जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया। बताया कि जिसे आज हम क्या केरल कहा जाता है। आगे बताया गया वहाँ कहाँ पर, केरल में। ऐसा बताया गया कि इझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच क्या किए, एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत विभिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उनके अनुसार क्या हुआ, मानवता की एक ही जाति है। बताया उनका एक महत्वपूर्ण कथन था, किसका, याद रखना, नारायण गुरु का। बताया कि देखिए वहाँ के भाषा में बताया गया कि ओरु जाति ओरु मतम, अब ओरु दैवम मनुष्यानु। तो देखिए लिखा है, इसका अर्थ लिखा गया है मानवता की एक ही जाति होती है, एक ही धर्म होती है, एक ही ईश्वर होते हैं, इसका अर्थ है। तो आप समझ सकते हैं। आगे देखिए लिखा गया है इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी कि जो गैर ब्राह्मण जातियों से थे और बताया गया और उनके बीच से ही काम करने लगते थे। बताया गया कि उन्होंने इन आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी। उन्होंने अधीनस्थ जाति के स्वाभाविक भाव को भी पैदा करने का प्रयास किया। आगे देखिए यहाँ पर अब लिखा गया है कि देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा गया है गुलामगिरी
देखिए लिखा गया है गुलामगिरी। तो देखिए लिखा गया है निम्न जाति नेता, जो निम्न जाति के नेता कौन, तो ज्योतिबा राव फूले, याद रखना कौन, तो ज्योतिबा राव फूले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी है। तो आप देखिए बताया गया ज्योतिबा राव फूले ने सबसे मुखर नेताओं में से एक थे। 1827 में जन्मे ज्योतिबा राव फूले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा, याद रखना, ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए एक स्कूल में शिक्षा पाई थी। बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किया। बताए उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावों पर खुलकर हमला बोला न। बताया कि आर्य समाज होने के कारण औरों से श्रेष्ठ है। फूले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे। जो आर्य लोग थे उनका तर्क था कि आर्य लोग क्या थे, विदेशी थे। बताया कि जो उपमहाद्वीप के बाहर से आते थे। तो भाई उस समय ज्योतिबा राव फूले ने ऐसा अपना मत दिया कि जो आर्य लोग थे वह विदेशी थे। जो बताया कि वो जो उपमहाद्वीप के बाहर से आते थे और उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिसों आर्य के आने से पहले यहाँ रह रहे मूल निवासियों को हराकर, जो यहाँ पर बताया कि जो आर्य लोग आते थे वहाँ पर आए और वहाँ पर जो मूल निवासी रह रहे थे उनको हराकर, उन निवासियों को क्या कहें कि उन निवासियों को हराकर गुलाम बना लिया। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता को नीची और जाति वाला मानने लगे। बताए उन्होंने, उनका मत है कि फूले ने बोल रहे हैं कि उनका मत है कि देखिए उनका अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, वे पराजित और नीचे समझे जाते थे। फूले के अनुसार बताया कि ऊंची जातियों थी उनका जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं था। बताया कि अर्थात जो ऊंची जातियां थी उनका कोई भी अधिकार नहीं था। बताया कि यह धरती यहाँ के देसी लोग और बताया गया कथित निम्न जाति के लोग की है। देखिए आगे बताया गया कि फूले ने दावा किया कि आर्य के शासन काल से पहले यहाँ स्वर्ण युग था। अर्थात फूले का ऐसा मत था कि जब यहाँ आर्य नहीं आए थे, इसके पहले ही क्या था, ये स्वर्ण युग था। तब योद्धा किसान जमींदार, जो योद्धा होता था किसान होता था, जमीन जोतते थे और मराठा देहात और न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्र श्रमिक जाति और अति शूद्रों या अछूत को जाति भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। बताया गया कि फूले द्वारा स्थापित किए गए सत्य शोधक समाज, याद रखना सत्य शोधक समाज किसने, तो याद रखना ज्योतिबा राव फूले ने। तो बार बार बोल रहे हैं, याद रखना, इसको पूछा जाता है बहुत बार। तो याद रखना सत्य शोधक समाज ज्योतिबा राव फूले नामक संगठन ने जाति समानता के समर्थन में मुहैया चलाई। आगे देखिए लिखा गया है मैं यहाँ और तुम वहाँ। देखिए बताया गया कि फूले ने क्या किया, फूले ने जाति नेताओं के उपनिवेशवाद न बताया गया उपनिवेशवाद विरोध राष्ट्रवाद की आलोचना किया। बताया गया, देखिए उन्होंने क्या आलोचना किया, बताया कि ब्राह्मणों ने अपनी धर्म की वह तलवार छिपा ली। अर्थात जो बताया कि उन्होंने देखिए ब्राह्मणों पर कटु आलोचना करते हुए बताया कि जो ब्राह्मण थे उन्होंने अपनी धर्म की वह तलवार छिपा ली जिसने लोगों की संपन्नता का गला काटती थी। अर्थात उनका मत है कि जो ब्राह्मण की जो तलवार थी वह तलवार उन्होंने छिपा लिया। कौन सी तलवार, जिस तलवार से लोगों की संपन्नता का गला काटते थे। आगे देखिए बताया गया कि और अब वे देश के महान देशभक्त बने घूमे फिर रहे हैं। हमारे शूद्र मुस्लिम पारसी नौजवान को यह सलाह देते हैं कि अगर हम ऊंच नीच के बारे में अपना सारा लड़ाई झगड़ा बंद करके एकजुट नहीं होंगे तो हमारा देश कभी उन्नत नहीं हो पाएगा। यही एकता बताया कि यही एकता उन्हीं के फायदे में है, ये एकता उन्हीं के फायदे में है। बताया गया उन्होंने इसके बाद दोबारा यही स्थिति पैदा हो जाएगी। मैंने यहाँ बताया कि उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ और तुम वहाँ, मैं यहाँ और तुम वहाँ पर। अब देखिए उनका ऐसा मत था। आगे देखिए बताया गया
कि 1873 में फूले ने गुलामगिरी नामक एक किताब लिखी। तो याद रखना, बार बार पूछा जाता है कि गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी, तो किसने, तो ज्योतिबा फूले ने। स्त्री पुरुष तुलना नामक, तो ये भी याद रखना। आगे देखिए बताया गया कि लगभग 10 साल पहले अमेरिकी जो गृह युद्ध तो हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी थी। फूले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकों को समर्पित थी। अर्थात इसमें जो लिखा गया था उसमें जो अमेरिका में ये सब भेदभाव था वहाँ के संबंधित पे लिखा गया था। बताया गया कि जिन्होंने गुलामों को अमेरिका वाले जो बताया गया कि जिन्होंने गुलामों को मुक्त दिलाने के लिए संघर्ष किया था, अर्थात उन्होंने अमेरिका के गुलामों को मुक्त कराने के लिए संघर्ष किया था, इसलिए गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखा। बताया गया कि इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के जो काले और गुलाम के दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ रहे थे। बताया कि जैसे कि इस उदाहरण से पता चलता है कि फूले ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना को सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया था। उस उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा बहुत बहुत दूर की मुसीबतें और निम्न जाति के अपमानपूर्ण हालत के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे। जाति सुधारक का यह आंदोलन 20वीं सदी में भी पश्चिम भारत में बी.आर. अम्बेडकर और दक्षिण भारत में, याद रखना कहाँ पर, तो याद रखना कहाँ पर, तो पश्चिमी भारत से बी.आर. अम्बेडकर और कहाँ से, तो दक्षिण से, पश्चिम से बी.आर. अम्बेडकर और दक्षिण से ई.वी. रामास्वामी नायकर जैसे महान दलित नेताओं ने चलाया। आगे देखिए बताया गया, तो देखिए लिखा गया मंदिर में कौन जा सकता था। देखिए लिखा गया अम्बेडकर ने एक महार कहाँ के, तो एक महार जाति थी। बताया गया महार परिवार में पैदा हुए थे। बताया गया बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत नज़दीक से देखा था कि रोजाना की जो जिंदगी है उसमें जाति भेदभाव पूर्वाग्रह क्या होता है। स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर जमीन पर बैठना पड़ता था। उन्हें सवर्ण बच्चों द्वारा, जो सवर्ण रहते थे, समान जो बच्चों रहते थे, उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली जो नलका होती थी या नलका का जो पानी होता था, पानी पीने से इजाज़त नहीं थी। स्कूल की पढ़ाई थी पूरी करने के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु क्या हुआ, स्कॉलरशिप मिल गई थी। आगे बताया गया कि 1919 में भारत लौटने पर, 1919 में जब उन्होंने भारत लौटा तो उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जाति सत्ता संरचना पर काफ़ी लिखा। बताया गया कि सन 1927 में अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया। याद रखा कब, तो 1927 में अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश, अर्थात हमें भी मंदिर में जाना है, ऐसा उन्होंने आंदोलन शुरू किया। बताया कि जिसमें महार जाति के लोग, क्या हुआ कि जो महार जाति के लोग बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ब्राह्मण पुजारी थे इस बात पर बहुत आग बबूला हुए और बताया गया कि दलित भी मंदिर में जलाशय का पानी इस्तेमाल करेंगे। बताया कि 1927 से 1935 के बीच अम्बेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए। क्या हुआ, उन्होंने ऐसे 3 आंदोलन चलाए। आगे देखिए बताया गया कि क्या हुआ कि वह पूरे देश में दिखाना चाहते थे कि समाज में जाति पूर्वाग्रह की जकड़ कितनी मजबूत है। उनका ऐसा उद्देश्य था कि देखिए पूर्वाग्रह और जो जाति रूढ़िवादिता है ये कितना जकड़ है। तो देखिए लिखा गया है मदुरै मंदिर का प्रवेश द्वार। तो ये सब आप देख सकते हैं, इसके पहले वाले क्लास में भी पढ़े हैं। तो आप आगे देखिए लिखा गया है गैर ब्राह्मण आंदोलन। देखिए लिखा गया है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। बताया उनका तर्क था कि उन गैर ब्राह्मण का उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए उन आर्य आक्रमणकारियों ने वंशज थे। बताया गया कि जो ब्राह्मण है उत्तर से आकर, और वो जो आर्य थे इनके क्या है ये सब, कि
इनके वंशज हैं, जिन्होंने बताया कि जिन्होंने यहाँ के मूल निवासी देसी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिणी भूभाग पर विजय हासिल की थी। बताया कि उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावों को चुनौती दी। आगे देखिए बताया गया कि पेरियार, तो याद रखना कौन, तो पेरियार कौन, पेरियार नामक एक प्रसिद्ध क्या थे, ईवी रामास्वामी नायकर एक मध्यवर्गीय परिवार में पले बढ़े थे। तो याद रखना कौन, पेरियार और ईवी कौन, ईवी जो स्वामी, ईवी जो रामास्वामी नायकर थे, ये दोनों एक ही बताया गया, ये मध्यवर्ती परिवार में पले बढ़े थे। बताया गया कि अपने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे। वे क्या हुआ, इन दोनों अपने प्रारंभिक जीवन में सन्यासी थे। तो एक बात याद रखना दोस्तों, देखिए यहाँ पर लिखा गया ए बी रामास्वामी नायकर और पेरियार, अर्थात ए बी रामास्वामी नायकर को ही पेरियार बोला जाता था। तो इस बात को याद रखना, अर्थात ये दोनों अलग अलग नहीं है। तो देखिए बताया गया कि वे सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीर से अध्ययन किया था। बाद में वे क्या हुआ, कांग्रेस के सदस्य बन गए। परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादी द्वारा आयोजित की गई एक दावत, क्या हुआ कि जो राष्ट्रवादी अर्थात कोई राष्ट्र लेवल पर कोई एक आयोजित किया गया न, भोजन के लिए आयोजित किया गया दावत पर गए, तो वहाँ पर बैठने के लिए जाति के हिसाब से मतलब ऊंच नीच के हिसाब से क्या हुआ, जाति के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया गया था। उन्होंने बताया कि तो उन्होंने तमाशा होकर पार्टी छोड़ दिया था। तो ये सब देखकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी। इस दावत को निम्न जाति और उच्च जाति के लिए अलग अलग बैठाने का इंतजाम किया गया है। पेरियार ने समझ में आ चुका था कि अछूत को अपनी स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा। देखिए बताया कि इसलिए बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत की थी। याद रखना, स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत किसने की, तो पेरियार या तो ए बी रामास्वामी नायकर। याद रखना तो स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत उनका कहना था कि तमिल और द्रविड़ संस्कृत के असली वाहक अछूत ही है। उनका क्या कहना था कि जो मूल निवासी थे, मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृत के जो मूल निवासी हैं वह अछूत ही हैं। उन्होंने ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया है। क्या हुआ, बताया कि उन्होंने क्या हुआ, ब्राह्मण ने अपने अधीन कर लिया है। उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजन और असमानताओं को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं। इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी। अर्थात उन्होंने ऐसा किया कि उन्हें स्वयं ही मुक्ति पानी होगी। आगे देखिए दोस्तों, लिखा गया है कि पेरियार थे हिंदू वेद पुराण के कट्टर आलोचक थे। अर्थात जो ई वी रामास्वामी नायकर थे, इन्होंने क्या किया कि जो वेद पुराण थे इसके कट्टे आलोचक थे। बताया गया खास तौर पर मनु द्वारा रचित संहिता, भगवत गीता और रामायण के वे कटु आलोचक थे। खास करके किसमें, तो खास करके वे संहिता जो था, भगवत गीता जो था, रामायण जो था, इन सबके ज़्यादा वे आलोचक थे। उन्होंने बताया कि उनका कहना था कि ब्राह्मण ने निचली जाति पर अपना सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया। अर्थात उनका कहना था कि जो ये स्त्रियों और पुरुषों के लिए प्रभुत्व स्थापित किया गया है, इनको जो मतभेद है, ये सब क्या है, इन सब के लिए क्या हुआ, बताया कि ये सब उन ग्रंथों का सहारा लिया गया है। ये जो दलित लोग के सहज राम नहीं आए, क्या हुआ, रास नहीं आए। आगे देखिए बताया गया कि निम्न जाति नेताओं के भाषणों विचारपूर्वक लेखनों आंदोलनों के उच्च जाति राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्ममंथन और आत्मालोचन की प्रक्रिया शुरू हुई। बताया कि परंतु रूढ़िवादी हिंदू समाज के भी उत्तर में सनातन धर्म समारोह और भारत धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण द्वारा, कहाँ पर, याद रखना कहाँ पर, ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के जरिए इन रुझानों की
सख्त विरोध किया गया। आगे बताया गया कि इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जाति ऊंच नीच जो महत्व दिया जाता है उस पर कोई आँच न आवे। वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली जाए। उनका मानना था कि औपनिवेशिक काल के बाद भी जाति के सवाल पर बहस और संघर्ष चलते रहते हैं और आज भी जारी है। तो इस बात को याद रखना। एक देखिए यहाँ पर लिखा गया है महिला के बारे में पेरियार ने देखिए क्या लिखा है। तो देखिए लिखा है कि मुकुरतम जैसे शब्द आगमन के बारे में आपने महिलाओं ने बताया कि महिलाएं अपने पत्नियों के हाथ के कठपुतली हो गई थी। उस समय क्या होता था कि जो महिलाएं होती थी, देखिए लिखा गया कि जो महिलाएं होती थी तो वो अपने पत्नियों के कठपुतली बन गई थी, हाथ की कठपुतली बन गई थी। बताया गया कि हमें ऐसे ऐसे पिता के संरक्षण में जीना पड़ रहा था। हमें उन्होंने स्वयं की कहा कि हमने ऐसे खुद पिता के संरक्षण में जीना पड़ रहा था। अपने बेटियों को सलाह देते थे और उन्हें पत्नियों को उपहार में दिया जाता था। ऐसा उन्होंने अपने बारे में उन्होंने खुद ऐसा बोला, अपने ऐसा उनका विचार था। बताया कि देखिए आगे बताया कि संस्कृत के साथ हमारी घनिष्ठ का परिणाम था। आगे देखिए दोस्तों, उन्होंने देखिए यहाँ पर देखिए लिखा गया है। तो अब देखिए यहाँ से एकदम ठीक से ध्यान से, तो देखिए यहाँ पर देखिए लिखा गया है सुधारकों के लिए संगठित होना। तो देखिए ब्रह्म समाज, तो देखिए ब्रह्म समाज क्या था। तो देखिए अभी एक बार फिर से तो लिखा गया है ब्रह्म समाज की स्थापना 1830 में। कब? तो याद रखना 1830 में। 1830 में की गई थी यह संस्था। सभी प्रकार की मूर्ति पूजा किस लिए की गई थी? तो बताया गया कि ये जो संस्था थी ये सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी। और इसके अनुयायी उपनिषद होता है, उपनिषद विश्वास रखते थे। इसके सदस्य को अन्य धार्मिक प्रथाओं या परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। बताया गया कि ब्रह्म समाज के विभिन्न धर्मों का आदर्शों खास तौर पर हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारक होते थे, आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए उनके नकारात्मक और सकारात्मक पहलू पर ध्यान देते थे। आगे देखिए लिखा गया है डेरोजियो कौन? तो डेरोजियो एवं यंग बंगाल। देखिए लिखा गया है 1800 कब? 1820 और वो 1830। तो याद रखना 1820 के दशक में हेनरी लुई कौन? हेनरी लुई विलियम डेनोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थी। तो ये जो थी कौन? तो लुई विलियम डेरोजिनो ये हिंदू कॉलेज कलकत्ता की अध्यापक थी। बताएगी उन्होंने अपने विद्यार्थियों को आमूल परिवर्तनकारी विचारों से अवगत कराया और उन्हें तमाम तरह के सत्ता पर सवाल खड़ा करने के लिए प्रोत्साहन किया। उनके द्वारा शुरू की गई यंग बंगाल मूवमेंट, याद रखना यंग बंगाल मूवमेंट किसके द्वारा? तो याद रखना डेरोजियो, अर्थात जिनका पूरा नाम है लुई विलियम डेरोजिन। तो इन्होंने क्या किया? यंग बंगाल मूवमेंट की स्थापना की। आगे बताया गया कि उनके विद्यार्थी ने परंपरागत और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई। बताया गया कि महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और सोच पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाए। आगे देखिए बताया गया कि रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद। तो देखिए रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद, तो याद रखना। आगे देखिए बताया गया कि रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु, जो रामकृष्ण मिशन था तो रामकृष्ण मिशन का नाम जो था स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस, क्या? तो रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया यह मिशन। बताया गया कि यह जो मिशन था यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य की जोर दे रहा था। बताया गया कि स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 में, जिनका मूल नाम नरेंद्र दत्त था। तो इस बात को याद रखना, इनका मूल नाम या स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो नरेंद्र दत्त था। बताया गया कि उन्होंने रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को अपने प्रतिभाशाली संतुलित आधुनिक विचारधारा से जोड़कर संपूर्ण
विश्व में प्रसारित किया। बताया कि 1893 शिकागो में विश्व धर्म संस्था में उन्होंने सुनने के बाद जो उन्होंने क्या किया कि विश्व धर्म सम्मेलन में जब वो गए थे स्वामी विवेकानंद ने, तो बताया गया कि न्यूयॉर्क हेराल्ड का जो था, हेराल्ड का जो वहाँ का जो था क्या विद्वान था, राष्ट्र में बताया गया वहाँ जो राष्ट्र धर्म प्रचारक में भेजे जाने की मूर्खतापूर्ण किया। बताया गया कि उन्होंने क्या किया कि ऐसा किया कि ऐसे विद्वान को यहाँ धर्म प्रचारक में नहीं भेजना चाहिए, ऐसा उनका मत था। बताया गया कि वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे। उन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांग दर्शन बताया गया कि वेदांग दर्शन आध्यात्मिक गौरव को पुनर्स्थापित किया, लेकिन उनका उद्देश्य केवल धर्म की व्याख्या करना नहीं था। अपने देशवासियों और निर्धनता और दुर्दशा और बताया गया उन्हें अतिशय दुख हुआ। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि कोई भी सुधारक जो होता है सभी भी सफलता को होता है। आगे देखिए बताया गया कि बाहर निकलने और जनसमूह की दशा उन्नति हो। अतः भारत के लोगों को उन्होंने रसोई घर, धर्म की संकीर्ण चार दीवारों से बाहर निकलने और राष्ट्र की सेवा में एकजुट होने का आह्वान किया। यह आह्वान द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद का प्रारंभिक अवस्था उन्होंने असाधारण योगदान दिया, किंतु राष्ट्रवाद के बारे में उनका भाव संकीर्ण नहीं था। बताया कि उन्हें यह विश्वास था कि मानव जाति को जिन समस्या का सामना करना पड़ता है उन पर तभी काबू पाया जा सकता है जब विश्व के सभी राष्ट्र एक समान धारणा या धरातल पर एक साथ रहें। बताया गया कि अतः एक सामान्य आध्यात्मिक विरासत के आधार पर उन्होंने यूरोपियों को एक होना उपदेश कहा। आगे देखिए यहाँ पर आगे कौन से हैं, तो देखिए प्रार्थना समाज। तो देखिए प्रार्थना समाज में क्या है, तो 1867 में मुंबई में स्थापित प्रार्थना समाज। तो कब, तो 1867 में स्थापित प्रार्थना समाज की जाति बंधनों का खत्म करने पर बल दिया गया। खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया गया। देखिए लिखा गया प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन किया और विधवा विवाह पर पाबंदी के खिलाफ थे। बताया गया कि आवाज उठाई उसकी धार्मिक बैठकों में हिंदू बौद्ध और ईसाई ग्रंथों का विचार विमर्श किया गया। आगे देखिए बताया गया कि वेद समाज, याद रखना वेद समाज। तो देखिए लिखा गया है मद्रास चेन्नई में, कहाँ पर, मद्रास चेन्नई में 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई। कहाँ पर, मद्रास में 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई। वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था। तो याद रखना जो वेद समाज था यह ब्रह्म समाज से प्रेरित था। वेद समाज के जाति भेदभाव को समाप्त करने और विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम करती थी। इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की सख्त खिलाफ थे। बताया गया कि अलीगढ़ आंदोलन, अब देखिए लिखा गया अलीगढ़ आंदोलन। तो देखिए जैसे कि हम सब पढ़े कि रहे सैयद अहमद खां, तो देखिए लिखे गए कि एक सैयद अहमद खान थे। उन्होंने बताया कि 1775 में अलीगढ़ में खोले गए एक मोहम्मद एल्गो ओरिएंटर, तो कौन, तो याद रखना सैयद अहमद खान ने कहाँ पर, तो अलीगढ़ में मोहम्मद एल्गो ओरिएंटर कॉलेज के बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। अब यही जो कॉलेज है ना मोहम्मद एल्गो ओरिएंटर, अब यह मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। किसने किया था, सर सैयद अहमद खान ने। यह मुसलमानों को पश्चिमी विद्वान के साथ साथ भिन्न भिन्न विषयों के आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षिक सुधार क्षेत्र गहरा प्रभाव पड़ा। आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया है सिंह, देखिए लिखा है सिंह समाज का आंदोलन। देखिए
सिख का सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सिंह सभाओं की स्थापना हुई 1873 में अमृतसर के शुरू में ही। बाद में ही 1889 में लाहौर में ही सिंह समाज का गठन हुआ। बताए गए इन समाजों में सिख धर्म का अंधविश्वास, जाति और भेदभाव पर ऐसे ऐसे आचरण जिसे गैर सिख समझे जाते थे मुक्त में उन्होंने प्रयास किया कि सिखों को कोई शिक्षा नहीं, प्रोत्साहन के लिए अक्सर आधुनिक ज्ञान साथ साथ दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, आशा है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। अगर आप ठीक से सुने होंगे और ध्यान दिए होंगे तो इन प्रश्नों को यूँ कर ले जाएंगे। तो देखिए लिखा गया है कि अंग्रेजों ने अपनी शासन काल में भारतीय समाज में विधवाओं और बच्चों के जीवन में सुधार लाने के लिए कुछ कानून प्रयास किए थे। निम्नलिखित में से ऐसे प्रयास का सही क्रम है। तो देखिए इसका मतलब ये है कि जो प्रयास किए थे समाज सुधारकों में, तो उन्होंने पहले क्या किए थे, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो देखिए उन्होंने, इसका विकल्प है, उन्होंने पहला क्या किया था, विधवा विवाह। देखिए पहला उन्होंने क्या किया कि सती प्रथा पर रोक लगाई। तो सती प्रथा। फिर क्या किया उन्होंने, विधवा के पक्ष में कानून बनाए। तो ये बात सही है। फिर उन्होंने बाल विवाह का निषेध किया। तो अर्थात हमारा क्या हो जाएगा हमारा विकल्प हो जाएगा पहला। तो याद रखना उन्होंने क्या किया कि पहले क्या किया कि पहले सती प्रथा पर रोक लगाए, फिर विधवाओं के पक्ष पर, फिर बाल विवाह। तो याद रखना हमारा विकल्प पहला। अगला देखिए लिखा गया है, आर्य समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था। तो ये तो आप यू कर ले जाएंगे अगर सुने होंगे ध्यान से तब। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आगे देखिए लिखा है, ब्रिटिश काल में स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक जिसमें पुरुष और महिलाओं के बीच मौजूदगी समाज फर्कों की आलोचना की गई थी, निम्नलिखित में से किनके द्वारा प्रकाशित हुआ। तो देखिए ये स्त्री पुरुष तुलना नामक कौन लिखा था, तो याद रखना ये ताराबाई सिन्हा ने। आगे देखिए लिखा गया है कि ब्रिटिश काल में जाति और समाज सुधारक के प्रयासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा गया है कि राजा राम मोहन राय थे ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ के अनुयायी थे। तो सही है, ये बौद्ध ग्रंथ को मान रहे थे। आगे देखिए लिखा गया, प्रार्थना समाज ने सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर रोक लगाई। जो प्रार्थना समाज थी उन्होंने क्या किया कि जो आध्यात्मिक समानता थी उस पर रोक लगाई। तो ये बात भी सही है। तीसरा देखिए क्या है, जाति उन्मूलन के लिए काम करते हुए बम्बई में परमहंस मंडली का गठन किया गया। ये बात भी सही है, अर्थात हमारा पहला, दूसरा, तीसरा। आगे देखिए लिखा गया है, निम्नलिखित युग में विचार कीजिए। लिखा गया है, मदिगा समूह आंध्र प्रदेश में, महार समूह महाराष्ट्र में, दुबला समूह असम में। तो देखिए इसमें लिखा गया है कौन सा युग में सही है। तो देखिए हम सब पढ़े थे, तो ये वाला गलत है और ये हमारा दोनों सही है। तो अर्थात दूसरा और तीसरा हमारा सही है। अगला देखिए लिखा गया है कि ब्रिटिश काल में न्याय और समानता के लिए हुए प्रयासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। याद रखना कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए पहला है, जाति भेदभाव के विरुद्ध घासीदास जो थे उन्होंने क्या किया, दक्षिण भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत की। तो ये बात सही है, जैसे कि हम सब हाईलाइट करके पढ़े थे, बताए भी थे आपको। तो देखिए लिखा है, पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर ने मतुहा पंथ की निम्न जाति चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। ये बात भी सही है। दूसरा देखिए लिखा गया है, सत्यशोधक समाज नामक संगठन के जाति समानता के क्या किया, उसका मुहैया चलाए। तो ये बात भी सही है, अर्थात हमारा पहला, दूसरा, तीसरा सही है। अगला देखिए लिखा गया है, गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसको तो आप अगर ध्यान से दिए होंगे तो इसको हमें बताने की भी ज़रूरत नहीं है। तो गुलामगिरी कौन लिखा था, तो ज्योतिबा राव फूले। आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया है, ब्रिटिश काल में गैर ब्राह्मण आंदोलन से संबंधित E.V. रामास्वामी, जिसे हम पेरियार भी कहते थे। तो देखिए लिखा गया है, उनके कथन पर विचार कीजिए। बताया गया कि इन्हें पेरियार नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात सही है।
क्या है ये बात सही है। दूसरा है कि ये स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत किए थे, तो ये बात भी सही है कि पेरियार ने ही क्या किया, स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत किया था। बताया गया ये हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे, तो ये बात भी सही है, अर्थात हमारा पहला, दूसरा, तीसरा। आगे देखिए लिखा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए लिखा गया है कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो हुई थी उपनिषदों में विश्वास था। तो हाँ, जो ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे उन्होंने उपनिषदों आदि पुराणों जो थे उनमें विश्वास था या उनको ही आधार बनाकर किया जाता था, तो ये बात सही है। आगे देखिए बताया गया है कि यंग बंगाल था, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग थी। तीसरा है रामकृष्ण रामकृष्ण जो थे, तो उन्होंने समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति का लक्ष्य किया था, तो ये बात भी सही है, अर्थात हमारा क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा, और दूसरा गलत है, पहला और तीसरा। अगला देखिए लिखा गया है कि निम्नलिखित युग में से कौन सा विचार सही है। तो देखिए लिखा गया है जो वेद समाज है, वेद समाज ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखता था, तो ये बात सही है कि जो वेद समाज था वह ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखता था। आगे देखिए लिखा गया है अलीगढ़ आंदोलन पूर्ण इस्लामिक शिक्षा था, तो एकदम पूरी तरह से नहीं कि वहाँ से मुस्लिम ही पढ़ेंगे, अर्थात ये गलत है और पहला सही है। दूसरा देखिए लिखा गया है कि सिंह सभा आंदोलन सिख का सुधार संगठन था, तो ये बात भी सही है। सिंह और सिख ये एकदम रिलेट भी कर रहा है, तो हमारा कितना हो जाएगा, पहला और तीसरा। आगे देखिए लिखा गया है कि प्रार्थना समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए लिखा गया है इसकी स्थापना, जो प्रार्थना समाज थी, अब देखिए लिखा गया है कि इसकी स्थापना बम्बई में हुई थी। और दूसरा है कि इसकी जातियां बंधनों की समाप्ति तथा बाल विवाह के उन्मूलन का प्रयास किया। आगे देखिए लिखा गया है इसने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन किया, किंतु विधवा विवाह को पाबंदी पर समर्थन किया, तो ये बात गलत है, तो अर्थात हमारा हो जाएगा पहला और दूसरा। तो चलिए दोस्तों, आशा है कि आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करें। और अगर आप इसके अलावा जो क्लास 6 और 7 की जो हिस्ट्री और पॉलिटी, जियोग्राफी, ये तीनों देखना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर एकदम प्लेलिस्ट बना है सीरियल से, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर के अगले वीडियो में।